आज हम यौन स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक विस्तृत रिसोर्स बुक है, WHO के दस्तावेज हैं और यौन स्वास्थ्य पर कुछ बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन गाइड भी हैं। हाँ, हम सब ने स्कूल में सेफ सेक्स के बारे में सुना है, लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम इस पूरे मुद्दे को गलत तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यौन स्वास्थ्य की बातचीत को डर और बीमारियों से हटाकर सशक्तिकरण और आनंद की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है। और ये बदलाव बहुत जरूरी है। शुरुआत एक बहुत ही आम शब्द से करते हैं, सेफ सेक्स। हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि 100% सेफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है जब तक कि आप यौन संबंध से पूरी तरह दूर न रहें। अच्छा। असल में जो मौजूद है वो है सेफर सेक्स, मतलब अपेक्षाकृत सुरक्षित यौन संबंध। ये एक छोटा सा शब्द है, सेफ से सेफर, पर ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य जीरो रिस्क नहीं, बल्कि रिस्क को समझना और उसे कम से कम करना है। बिल्कुल, क्योंकि जोखिम तो हर तरह के शारीरिक संपर्क में होता है। किस करने से भी हर्पीस जैसे संक्रमण फैल सकते हैं। तो जब हम सेफर सेक्स की बात करते हैं तो हम एक हकीकत को स्वीकार कर रहे होते हैं, और यहीं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की परिभाषा बहुत काम आती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो यौन स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारियों की गैर मौजूदगी नहीं मानते, है ना? सही कहा। उनके मुताबिक यौन स्वास्थ्य का मतलब है कि आप अपनी कामुकता मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हर तरह से अच्छा महसूस करें। हर तरह से। हाँ, मतलब ये सिर्फ समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुष्ट और स्वस्थ जीवन जीने के बारे में है। तो इसके लिए यौन संबंधों के प्रति एक सकारात्मक और सम्मानजनक नजरिया जरूरी है। एग्जैक्टली। यहीं पर यौन शिक्षा की भूमिका आती है। हमारे स्रोतों में चीन में हुए एक अध्ययन का जिक्र है जो बताता है कि जिन छात्रों को अच्छी यौन शिक्षा मिली उनमें कॉन्डोम का नियमित उपयोग करने की संभावना कहीं ज्यादा थी। अब ऊपर से तो ये बात बहुत सीधी लगती है। हाँ, सीधी लगती है, पर इसका असली मतलब गहरा है। ये दिखाता है कि चाहे समाज कितना भी रूढ़िवादी क्यों ना हो, जब आप लोगों को डर की बजाय तथ्य देते हैं तो वो बेहतर फैसले लेते हैं। सही बात है। ये साबित करता है कि शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं वो हर जगह काम करते हैं। आप लोगों को जानकारी देकर उन्हें अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की ताकत देते हैं। और ये जानकारी सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की किताब में किशोरावस्था यानी 10 से 19 साल की उम्र पर खास जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये वो दौर है जब शरीर और मन में जबरदस्त बदलाव आते हैं। लड़कियों में माहवारी की शुरुआत, लड़कों की आवाज का भारी होना, ये सब तो शारीरिक बदलाव है। और इन शारीरिक बदलावों से निपटना तब और मुश्किल हो जाता है जब एक भावनात्मक तूफान भी चल रहा हो। जैसे आज़ादी की इच्छा, मूड में तेजी से बदलाव, किसी की तरफ आकर्षण महसूस करना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर इन भावनाओं को समझने के लिए सही जानकारी न हो तो ये बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है। और ऐसा लगता है कि इन तीव्र नई भावनाओं को समझने की कोशिश में ही संवाद मतलब कम्युनिकेशन की भूमिका सबसे जरूरी हो जाती है। हाँ। एक चीज है अपने शरीर को समझना, लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने साथी के साथ कैसे संवाद करते हैं ना? बिल्कुल। किसी नए साथी के साथ यौन संबंध बनाने से पहले उनके यौन इतिहास मतलब सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में खुलकर बात करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन ये विश्वास और सुरक्षा की नींव है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथी के स्वास्थ्य की भी परवाह करते हैं। मतलब ये शर्म की नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है। सही कहा। तो चलिए इन व्यवहारिक तरीकों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जाहिर है सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कॉन्डोम का सही और नियमित उपयोग है। हाँ, और यहाँ कुछ बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। पुरुष और महिला कॉन्डोम दोनों ही अनचाहे गर्भ और कई यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs को रोकने में बहुत असरदार हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि HIV, क्लमाइडिया और हर्पीस जैसे संक्रमणों के जोखिम को बहुत कम कर देते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं करते। हाँ, पूरी तरह खत्म नहीं करते। और एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है ल्यूब्रिकेंट के इस्तेमाल में। अच्छा। हमारे एक स्वास्थ्य गाइड में साफ लिखा है कि तेल आधारित ल्यूब्रिकेंट जैसे पेट्रोलियम जेली या कोई तेल लेटेक्स कॉन्डोम को कमजोर कर सकते हैं। ओहो,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक जानकारी है। मतलब हमेशा पानी आधारित वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें ही सेफ और सेफर के बीच का अंतर तय करती हैं। हमारे स्रोतों में गर्भानिरोधक स्पंज और स्पर्मिसाइड जैसे दूसरे तरीकों का भी जिक्र है। अब आमतौर पर लोग इन सभी को गर्भानिरोधक मान लेते हैं, लेकिन क्या ये एक खतरनाक गलती हो सकती है? बहुत खतरनाक, और ये हमारे स्वास्थ्य गाइड का एक मुख्य बिंदु है। अच्छा। वे एक बहुत मोटी लकीर खींचते हैं। ज्यादातर गर्भनिरोधक सिर्फ एक काम के लिए बने हैं, गर्भाधारण को रोकना। ठीक है। जब बात STI से बचाव की आती है तो कंडोम ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो दोनों काम प्रभावी ढंग से करता है। इस अंतर को ना समझना बहुत बड़े जोखिम में डाल सकता है। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है नियमित जांच करवाना। हाँ, क्योंकि कई STIs जैसे क्लैमाइडिया या गोनोरिया के कोई साफ लक्षण नहीं दिखते। मतलब पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता। वो चुपचाप शरीर में मौजूद रह सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप किसी नए साथी के साथ संबंध बना रहे हो। ये एक तरह से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना है। बिल्कुल। मतलब यौन स्वास्थ्य सिर्फ उस पल की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। और इसी प्रक्रिया का एक और हिस्सा है टीकाकरण। टीके भी हैं। हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV और हेपेटाइटिस A और B जैसे कुछ STI से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये भी सुरक्षित रहने की दिशा में एक बड़ा और समझदारी भरा कदम है। अब उन गंभीर जोखिमों की बात करते हैं जिन्हें पहचानना और उनसे बचना जरूरी है। हमने STIs का जिक्र तो किया, लेकिन दूसरा बड़ा जोखिम है अनचाहा गर्भ, खासकर किशोरावस्था में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट इस पर कुछ बहुत ही सोबरिंग आंकड़े देती हैं। सामाजिक दबाव और शिक्षा की कमी के कारण हमारे देश में कम उम्र में विवाह और गर्भधारण की दर बढ़ जाती है। और ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है। नहीं, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सीधा जैविक खतरा है। जैविक खतरा? वो कैसे? रिपोर्ट बताती है कि 15 साल से कम उम्र की लड़कियों में प्रसव के दौरान गंभीर मुश्किलें आने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। इसकी वजह सीधी है, उनका शरीर, खास तौर पर उनकी जन्म नलिका अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है। इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और इन जोखिमों को बढ़ाने में शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की भी भूमिका होती है। हाँ, क्योंकि ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। सही बात है। जो बातें आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते, नशे में वो सही लगने लगती हैं। एक पल की लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर एक और व्यावहारिक सलाह दी गई है, अपने और अपने साथी के शरीर के संकेतों को पहचानना। किसी भी तरह के घाव, फफोले, दाने या असामान्य स्राव पर ध्यान देना। और ऐसा कुछ भी दिखने पर शर्म या झिझक के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। बिल्कुल। जितनी जल्दी समस्या का पता चलेगा, उतना ही आसान उसका इलाज होगा। ये जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। अभी तक हमने जो भी बात की है वो ज्यादातर जोखिम, बचाव और बीमारियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जो कि पारंपरिक यौन शिक्षा का तरीका भी है। हाँ। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं नया दृष्टिकोण भी सामने आता है। द प्लेजर प्रोजेक्ट जैसे संगठनों का जिक्र है जो इस बात पर जोर देते हैं कि लोग यौन संबंध मुख्य रूप से आनंद के लिए बनाते हैं। और ये विचार अपने आप में क्रांति है। क्रांति? हाँ, ये कहता है कि अगर हम यौन शिक्षा में डर की बजाय आनंद को केंद्र में रखें तो लोग सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। अच्छा। सोचिए, अगर हम कंडोम को एक बोझ या मजबूरी की तरह देखने के बजाय उसे बेफिक्र होकर आनंद लेने का एक जरिया समझे तो। वाह, ये तो पूरे मुद्दे को ही पलट देता है ना? तो मतलब कंडोम को आनंद में बाधा की तरह देखने के बजाय स्रोत ये कह रहे हैं कि ये असल में उसकी गारंटी है। बिल्कुल। चिंता से मुक्त होकर पल का आनंद लेने की आजादी। ये तो एक जबरदस्त मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। जब सुरक्षा को आनंद से जोड़ा जाता है तो एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सकारात्मक चुनाव बन जाता है। सही है। आप इसे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने और अपने साथी के अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे शर्म और डर की जगह सम्मान और सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। हाँ। और ये विचार सीधे तौर पर WHO की यौन अधिकारों की अवधारणा से जुड़ता है। सही पकड़ा। जिसमें समानता का अधिकार, यौन स्वास्थ्य का अधिकार और अपनी यौनिकता को बिना किसी भेदभाव के व्यक्त करने का अधिकार शामिल है। जब हम यौन स्वास्थ्य को अधिकारों के नजरिए से देखते हैं तो हम सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। तो फिर किस पर? हम उन सामाजिक और कानूनी ढांचों पर भी सवाल उठाते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
यौन स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ये एक मानवाधिकार है। इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां लोग बिना किसी भेदभाव, जबरदस्ती या हिंसा के डर के सुरक्षित और आनंददायक यौन अनुभव प्राप्त कर सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ऐसा लगता है कि यौन स्वास्थ्य को समझने के लिए हमें एक नया चश्मा पहनने की जरूरत है। हाँ, और उस नए चश्मे से कुछ मुख्य बातें साफ दिखती हैं। पहली, सेफ सेक्स के मिथक से बाहर निकलकर सेफर सेक्स की हकीकत को अपनाएं। मतलब जोखिम को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से कम करना है। सही। दूसरा, ज्ञान और संवाद ही आपके सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। अपने शरीर को समझना और अपने साथी से खुलकर बात करना डर को खत्म करता है और विश्वास को जन्म देता है। बिल्कुल। तीसरा, अपने टूल किट को जाने। कॉन्डोम अनचाहे गर्भ और एसटीआईज दोनों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसे अपनी आदत बनाना जरूरी है। हाँ, और साथ ही नियमित जांच और टीकाकरण को भी अपने स्वास्थ्य रूटीन का हिस्सा बनाएं। और शायद सबसे जरूरी बात, यौन स्वास्थ्य को डर और शर्म से नहीं, बल्कि आनंद, सम्मान और अधिकार के सकारात्मक नजरिए से देखें। हाँ। ये सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमने आज व्यक्तिगत स्वास्थ्य और रिश्तों पर यौन शिक्षा के प्रभाव की बात की। अब एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। समाज में यौन शिक्षा के प्रति एक खुला और सकारात्मक दृष्टिकोण जो आनंद और अधिकारों पर आधारित हो, वो सिर्फ व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के बड़े मुद्दों जैसे लैंगिक हिंसा और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या और कैसा प्रभाव डाल सकता है।